प्रणाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक ऐसी प्लेन हाईजैकिंग हुई थी जिसमें एक भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई फिरौती नहीं मांगी गई और इस हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड बाद में अपने देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्या आपने कभी सुना है कि एक प्लेन जिसे नेपाल के लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है आज एक म्यूजियम में रखा हुआ है। आज की कहानी आपको चौंका देगी। हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको बताएगी कि कैसे एक प्रेम कहानी, एक प्लेन हाईजैकिंग और एक राजनीतिक क्रांति आपस में जुड़ गए। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग सत्ता में आए और आज भी उनकी विरासत चल रही है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम समय में 52 साल पीछे जाने वाले हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। 10 जून 1973 सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जहां 10 जून 1973 की सुबह नेपाल की रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक छोटा विमान जिसमें सिर्फ 19 लोग सवार थे, विराटनगर से काठमांडू के लिए उड़ान भरता है। इस विमान में हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा, मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा भी मौजूद थी, जिन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। टेक ऑफ के ठीक 5 मिनट बाद प्लेन के अंदर 3 लोग अपनी सीट से उठते हैं। उनके हाथों में पिस्तौल और हथगोले थे। वे सीधे कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं और फिर शुरू होता है एक ऐसा ड्रामा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस घटना ने नेपाल का भविष्य बदल दिया। हाईजैकर्स ने पायलट को गन पॉइंट पर लिया और उन्हें एक नक्शा दिया। उन्होंने पायलट से कहा कि काठमांडू नहीं, अब इस रास्ते पर चलो। पायलट ने जब नक्शा देखा तो वह हैरान रह गया। यह रूट भारत की तरफ जा रहा था और विशेष रूप से बिहार के फारबिसगंज की ओर। पायलट ने विरोध किया, हम सिर्फ एयरपोर्ट पर ही लैंड कर सकते हैं, यह एक घास का मैदान है। लेकिन हाईजैकर्स ने कहा, हमारी बात मानो वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। पायलट के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर प्लेन को फारबिसगंज के उस घास के मैदान में उतार दिया। प्लेन के लैंड होते ही गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए, इकट्ठा होने लगे। लेकिन हाईजैकर्स का मकसद कोई फिरौती या यात्रियों को बंधक बनाना था ही नहीं। वे सीधे प्लेन के पीछे के हिस्से में गए, 3 बड़े बड़े बक्से उठाए और पहले से ही इंतजार कर रही गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को जब यह खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह एक ऐसी हाईजैकिंग थी जिसकी कोई डिमांड नहीं थी, कोई नुकसान नहीं हुआ और जिसने दिल्ली से लेकर काठमांडू तक की सरकारों को चौंका दिया। तो आखिर इन बक्सों में ऐसा क्या था और इस हाईजैकिंग के पीछे किसका हाथ था? क्या था 30 लाख रुपए का रहस्य? क्या था क्रांतिकारी विचार जिसके तार कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं या कहिए उनके पति से जुड़े हैं जो आज नेपाल की प्रधानमंत्री पद पर बैठी हैं? जांच शुरू हुई और जल्द ही पता चला कि इन 3 बक्सों में 30 लाख भारतीय करेंसी थी। 1973 में 30 लाख की कीमत आज के करोड़ों के बराबर थी। ये पैसे भारत सरकार द्वारा नेपाल की राजशाही सरकार को दिए जा रहे थे। ये पैसे बिहार के अररिया के सड़क मार्ग से विराटनगर पहुंचे थे और वहां से इन्हें काठमांडू ले जाया जा रहा था। क्या यह सिर्फ एक डकैती थी? अगर हाँ, तो इतने बड़े जोखिम की क्या जरूरत थी? इस हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड कौन था? जांच एजेंसियों ने धीरे धीरे पर्दा उठाना शुरू किया। पहली गिरफ्तारी हुई, दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई और जब यह नाम सामने आए तो सब हैरान रह गए। ये लोग कोई आतंकवादी अपराधी नहीं थे। ये नेपाल के लोकतंत्र के समर्थक थे जो राजशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। ये सभी नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इस हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड थे गिरिजा प्रसाद कोइराला। नाम तो आपने सुना ही होगा, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनके साथ थे दुर्गा प्रसाद सुवेदी और बसंत भट्टराई। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने ही जेल में रहते हुए इस हाईजैकिंग का आइडिया दिया था। क्या आप जानते हैं कि यह आइडिया उन्हें कहां से मिला? यह आइडिया उन्हें एक जापानी हाईजैकिंग पर लिखी गई किताब पढ़कर मिला था। उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला से कहा, हम इस राजशाही के खजाने को लूटकर अपने आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी शर्त रखी कि किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये सारा पैसा नेपाल में लोकतंत्र लाने के आंदोलन में इस्तेमाल किया गया। इस घटना के बाद कई गिरफ्तारियां हुई, लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन जल्द ही वे रिहा हो गए। और जब नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ तो इस हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड गिरिजा प्रसाद कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। उनके बाद उनके भाई सुशील कोइराला भी प्रधानमंत्री बने। अब इस कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं। हाल ही में नेपाल को एक नया प्रधानमंत्री मिला है, जो कि नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री है। उनका नाम है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की कोई साधारण नेता नहीं है। वह पहले नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने कड़े फैसले सुनाए थे कि राजनेता उनके दुश्मन बन गए थे। यहाँ तक कि उनके खिलाफ 2017 में महाभियोग भी लाया गया था, जो असफल रहा था। लोगों के बीच वो एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा थी, क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली और भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन सुशीला कार्की की कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि सुशीला कार्की का इस हाईजैकिंग से क्या संबंध है? सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, जो हिंदुस्तान में है, वहां से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। वहां उनकी मुलाकात एक युवा शिक्षक दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई। दुर्गा प्रसाद सुवेदी वही व्यक्ति जिन्होंने नेपाल में राजशाही के खिलाफ क्रांति लाने के लिए प्लेन हाईजैकिंग का आइडिया दिया था। एक शिक्षक और एक छात्रा दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ, नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की उसी दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी की पत्नी है, जिन्होंने 1973 की ऐतिहासिक प्लेन हाईजैकिंग को अंजाम दिया था। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक परिवार जिसने लोकतंत्र के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, आज उसी लोकतंत्र की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन उस प्लेन का क्या हुआ? वही 19 सीटर DH-6 विमान जिसे हाईजैक किया गया था। यह विमान 41 साल तक उड़ान भरता रहा और नेपाल के इतिहास का एक जीवित प्रतीक बन गया। फरवरी 2014 में यह विमान विराटनगर से काठमांडू की उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद सभी 18 लोग इसमें जो थे वो मारे गए। नेपाली कांग्रेस ने इस प्लेन के मलबे को इकट्ठा किया, जिसके पुर्जे पुर्जे को फिर से जोड़ा गया और इसे प्लेन का फिर से आकार दिया गया। आज यह विमान नेपाल के लोकतंत्र संघर्ष के प्रतीक के रूप में एक म्यूजियम में रखा हुआ है। यह एक स्मारक है जो हमें याद दिलाता है कि आज की आज़ादी के लिए क्या कीमत चुकाई गई थी। तो दोस्तों, यह थी 1973 की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हाईजैकिंग की नहीं बल्कि नेपाल के इतिहास की एक गाथा है। जब लोग किसी सही मकसद के लिए एकजुट होते हैं तो वे इतिहास रच सकते हैं। भ्रष्टाचार और राजशाही के खिलाफ यह लड़ाई आज भी जारी है और सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना इसी संघर्ष का एक नया अध्याय है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप भी मानते हैं कि सच्ची कहानी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में कुछ अनसुनी कहानियों के साथ। सिक्कों की खनक नहीं, वो ज़मीरों की आवाज़ थी। हथियारों का जोर नहीं, वो हौसलों की आग थी। जो जुल्म के तख्त से पैसों की खैरातें छीन लाया, वो मुल्क की पहली महिला की कहानी की शुरुआत थी। प्रणाम।